दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग एक नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं, नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। मशीन के बेसिकली हम सेकंड पार्ट में एंटर कर रहे हैं। सेकंड पार्ट यानी कि रोटेटिंग मशीन्स के बारे में हम बात करेंगे। तो हम लोग शुरुआत करेंगे अपनी स्टडी की डीसी मशीन से। अब देखो, रोटेटिंग मशीन में क्या होता है, बहुत सारे कॉन्सेप्ट आपके कॉमन होते हैं सभी चैप्टर्स के अंदर। ठीक है, तो बहुत सारी बुक्स में क्या होता है, रोटेटिंग मशीन का एक अलग चैप्टर बना के दे दिया जाता है, दैट इज बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ रोटेटिंग मशीन। लेकिन मैं वैसा ना करते हुए वो जो भी कॉमन कॉन्सेप्ट है, कुछ कॉमन कॉन्सेप्ट आपके डीसी में कवर हो जाएंगे, कुछ सिंक्रोनस के अंदर और कुछ इंडक्शन में। और मैं साथ साथ आपको ये चीज बताता भी रहूंगा कि ये कॉन्सेप्ट कॉमन है जो कि आगे कैरी ओवर हो सकता है। तो रेदर देन कि उन सभी कॉन्सेप्ट को मर्ज करके अलग से पढ़ा जाए, हम जैसे जैसे जिस जिस कॉन्सेप्ट की रिक्वायरमेंट है उसको उसी मशीन के अंदर स्टडी करेंगे। ठीक है, तो डीसी मशीन हमारा गेट और एनी अदर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी एक इंपॉर्टेंट चैप्टर हो जाता है। इसको अच्छे से स्टडी करना जरूरी है। दूसरी बात, डीसी मशीन में जो न्यूमेरिकल्स बनते हैं, न्यूमेरिकल्स के लिए आपको बहुत ज्यादा कॉन्सेप्ट या बहुत ज्यादा फॉर्मूले की जरूरत नहीं पड़ती है। डीसी मशीन का न्यूमेरिकल हमेशा इजी रहता है। एक बार के लिए लेंदी जरूर हो सकता है, लेकिन क्वेश्चन ऐसा कभी नहीं होता जो आप स्ट्राइक ना कर पाओ, जो आपको क्लिक ना करे, ऐसा क्वेश्चन नहीं बनेगा। तो डीसी मशीन का क्वेश्चन काफी सिंपल रहता है। अब डीसी मशीन के अंदर देखो, सिंस कि हम लोग रोटेटिंग मशीन के कुछ कॉन्सेप्ट कवर करेंगे, तो थ्योरी पार्ट काफी ज्यादा रहेगा और न्यूमेरिकल वाला जो पार्ट होता है उसके लिए जितने भी कॉन्सेप्ट्स की रिक्वायरमेंट है वो काफी लेस है। बहुत कम कॉन्सेप्ट हैं जो कि न्यूमेरिकल के अंदर यूज होते हैं और बहुत सारे कॉन्सेप्ट हैं जो थ्योरेटिकली इंपॉर्टेंट हैं और अदर मशीन्स के अंदर भी अप्लाई होते हैं। अब डीसी मशीन देखो, हमेशा कोई भी रोटेटिंग मशीन हो, डीसी, सिंक्रोनस या इंडक्शन, दो कैटेगरी में हमेशा डिवाइड होती है। वन इज जनरेटर, सेकंड इज मोटर। और जनरेटर मोटर के बारे में मैंने आपसे बेसिक डिस्कशन पिछले चैप्टर के अंदर भी किया था, जहां हम लोगों ने इलेक्ट्रोमैकेनिकल एनर्जी कन्वर्जन की बात की थी। वहां मैंने आपको डेवलप टॉर्क, इंड्यूस्ड ईएमएफ, इन सभी का सिग्निफिकेंस समझाया था। तो ऐसे ही डीसी मशीन के भी दो एप्लीकेशन हो सकते हैं, एज अ जनरेटर और एज अ मोटर। अब लेकिन देखो क्या होता है, डीसी जनरेटर का काम क्या है, डीसी वोल्टेज जनरेट करना। अब डीसी जनरेटर आज के टाइम में काफी कम यूज होता है, क्योंकि डीसी वोल्टेज एसी से भी बनाई जा सकती है बाय मींस ऑफ रेक्टिफायर। तो अगर तुम्हें डीसी वोल्टेज चाहिए तो क्या करो, एक एसी जनरेटर लो। एसी जनरेटर यूजुअली हम लेते हैं सिंक्रोनस जनरेटर। तो एक सिंक्रोनस जनरेटर ले लो, एक डीसी जनरेटर ना लेके, और इसके बाद एक रेक्टिफायर कनेक्ट कर दो। ठीक है, ये हमारा रेक्टिफायर हो गया। यहां पे डीसी वोल्टेज मिल जाएगा। अब रेक्टिफायर्स क्या है ना, बहुत हाईली एफिशिएंट होते हैं। अगर ये बहुत हाईली एफिशिएंट होते हैं तो इस सिस्टम की ओवरऑल एफिशिएंसी एक डायरेक्ट डीसी जनरेटर से ज्यादा मिलती है, इसीलिए ज्यादा पॉपुलर है। देखो, एसी तो हमें जनरेट करना ही करना है, ये ध्यान रखो। एसी ट्रांसमिशन है, एसी डिस्ट्रीब्यूशन है, तो एसी जनरेशन तो नेसेसरी है। लेकिन डीसी को अलग से ना जनरेट करके अगर हम चाहें तो एसी से भी बना सकते हैं बाय मींस ऑफ अ रेक्टिफायर। और इसीलिए ये जो सिस्टम है, इट इज मोर पॉपुलर एज कंपेयर टू अ डीसी जनरेटर। तो एक पॉइंट लिखना, द यूज ऑफ डीसी जनरेटर, द यूज ऑफ डीसी जनरेटर इज डिक्लाइनिंग, द यूज ऑफ डीसी जनरेटर इज डिक्लाइनिंग ड्यू to advent of rectifiers, due to advent of rectifier in which we can generate, in which we can generate DC from AC, DC from AC at high efficiency, at high efficiency। तो डीसी जनरेटर का यूज पहले के मुकाबले काफी कम हो गया है। लेकिन डीसी मोटर जो है
डीसी मोटर का एप्लीकेशन अभी भी देखा जाता है, तो ऐसा नहीं सोच सकते कि डीसी मोटर का एप्लीकेशन नहीं है। इसीलिए डीसी मशीन में ज्यादातर जो आपके क्वेश्चन भी फ्रेम होते हैं ना, वो मोटर के अराउंड होते हैं, क्योंकि डीसी मोटर का ही ज्यादा प्रैक्टिकल यूज होता है एज कंपेयर टू डीसी जनरेटर। पढ़ेंगे हम दोनों ही चीजें, लेकिन ज्यादा प्रैक्टिकली यूज क्या है, डीसी मोटर। तो इसके एप्लीकेशन नोट डाउन करना शुरू करो। पहला एप्लीकेशन ट्रैक्शन, फर्स्ट वन ट्रैक्शन। तो इसमें लिखना इट इज सूटेड फॉर rapid transit and intercity trains, rapid transit and intercity trains due to high starting torque and a number of series motors connected in parallel can draw current from source at any speed। ट्रैक्शन माने जैसे ये जो रेलवेज होता है ना, तो रेलवेज या ट्रेन्स के अंदर काफी ज्यादा यूज हो सकता है डीसी मोटर का। अब देखो क्या होता है कि जब हम आगे पढ़ेंगे तो एक मोटर आएगी डीसी सीरीज मोटर, उसमें मैं आपको यह समझाऊंगा कि उसका स्टार्टिंग टॉर्क बहुत ज्यादा होता है। अब देखो कई बार क्या होता है, मान लो कोई भी हैवी चीज मुझे उठानी है, ठीक है, जैसे मान लो एक एग्जांपल लेता हूं, ये मार्कर्स ही हैं, मान लो ये काफी हैवी होते, अगर इसे पिक करना है ना तो एकदम जर्क से पिक करना पड़ता है, एकदम झटके से। अगर आप कभी जिम वगैरह भी गए होगे तो आपने देखा होगा कि जो डंबल होता है, जो वेट होता है ना, उसको पहली बार उठाने के लिए झटका देना पड़ता है। झटका देने का मतलब है स्टार्टिंग में ज्यादा फोर्स या ज्यादा टॉर्क की जरूरत पड़ती है। इसीलिए हाई स्टार्टिंग टॉर्क का यूज कहां हो सकता है, जिन ट्रेन्स को एकदम रैपिडली स्टार्ट होना है तो वहां हाई स्टार्टिंग टॉर्क की जरूरत पड़ेगी। हाई स्टार्टिंग टॉर्क का मतलब है कि ज्यादा टॉर्क प्रोड्यूस होगा मोटर के शुरू होते समय, स्टार्ट होते टाइम ज्यादा टॉर्क, दैट इज हाई स्टार्टिंग टॉर्क। ठीक है, उससे क्या होता है, हैवी से हैवी लोड को भी एकदम से उठाया जा सकता है। अब अगला एप्लीकेशन लिखो, प्रोसेस इंडस्ट्री ड्राइव। प्रोसेस इंडस्ट्री ड्राइव, इसका मतलब जो इंडस्ट्रीज किसी भी प्रोसेसिंग का काम करती हैं, वहां जो मोटर यूज होगी वो मोटर बहुत प्रिसाइज होनी चाहिए। प्रिसाइज यानी अगर तुम 500 आरपीएम पे चलाना चाहते हो तो वो ऑलमोस्ट 500 आरपीएम पे ही घूमे। ऐसा कंट्रोल अपने पास होना बहुत जरूरी है, क्योंकि उससे ज्यादा या कम स्पीड पे घुमाओगे तो जो भी प्रोसेसिंग तुम कर रहे हो वो खराब हो सकती है। तो एग्जैक्टली जो डिजायरेबल स्पीड है उस पे ही घूमनी चाहिए। तो इसमें लिखना, ड्यू टू प्रिसाइज स्पीड कंट्रोल, ड्यू टू प्रिसाइज स्पीड कंट्रोल ऑफ डीसी मोटर, precise speed control of DC motor, it can be used in process industry, it can be used in process industry। तीसरा, बैटरी ड्रिवन व्हीकल। अब देखो आज का टाइम है जो इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स का है, सुना होगा ना, इलेक्ट्रिक कार्स आती हैं, इलेक्ट्रिक बाइक्स आती हैं, आती तो काफी समय से हैं, बट मैं ये मानता हूं कि ज्यादा हमारी जनरेशन में पॉपुलर कब हुआ है ना, जब से टेस्ला को एक तरीके से एक स्टारडम ऑब्टेन हुआ है। टेस्ला तो सुना होगा, टेस्ला मोटर्स है ना, इलॉन मस्क की कंपनी है। तो उसने क्या किया, उसने इलेक्ट्रिकल कार्स को बहुत ज्यादा ग्लोरीफाई कर दिया कि जो कार्स बैटरी पे चलती हैं उनके अंदर फीचर्स बहुत अच्छा दे दिया, यूजर इंटरफेस बहुत अच्छा दे दिया, परफॉर्मेंस बहुत अच्छी दे दी। लेकिन इलेक्ट्रिक कार्स बेसिकली किस पे चलती हैं, बैटरी पे चलती हैं, उसी को मैंने बोला है बैटरी ड्रिवन व्हीकल। अगर कोई भी चीज बैटरी पे चल रही है तो बैटरी क्या दे रही है, डीसी आउटपुट दे रही है, तो वहां बेहतर है कि कौन सी मोटर यूज की जाए, डीसी मोटर। तो इसमें होता क्या है, बैटरी ड्रिवन व्हीकल के अंदर अपने पास बैटरी रहती है,
लेकिन मोटर की स्पीड मैं चाहूंगा जितने पे चलाना चाहूं उतने पे चले, तो स्पीड कंट्रोल के लिए बैटरी सीधा मोटर में ना जुड़ के पहले जुड़ जाती है चॉपर में। चॉपर का जो आउटपुट है वो मर्जी से चेंज किया जा सकता है और फिर चॉपर के आउटपुट को भेज दिया जाता है एक डीसी मोटर के अंदर। ठीक है, तो जैसे जैसे चॉपर अपना आउटपुट बदलेगा डीसी मोटर की स्पीड बदली जा सकती है, और यही प्रिंसिपल होता है इलेक्ट्रिक कार्स के अंदर। ठीक है, ये वाला एप्लीकेशन क्लियर हुआ ना? तो जैसा मैंने एग्जांपल भी दिया, टेस्ला मोटर जाके सर्च भी कर सकते हो। अब अगला लिखना, चौथा एप्लीकेशन है अपना मशीन टूल्स। मशीन टूल्स, अगेन इसका रीजन है प्रिसाइज स्पीड कंट्रोल। स्पीड कंट्रोल अपनी मर्जी से कर सकते हो, जितनी स्पीड चाहोगे उतनी मिल जाएगी, इसीलिए इसका यूज किसमें हो सकता है? मशीन टूल्स। पांचवा अप्लायंसेस, जैसे देखो कई लोग ट्रिमर यूज करते होंगे, आजकल ऑटोमेटिक शेवर भी आते हैं, उन सभी में डीसी मोटर होती है। कैसे? तुमने देखा होगा हम क्या करते हैं, उन्हें चार्ज करके रख लेते हैं। चार्ज करके रखने के बाद हम क्या यूज करते हैं, उसको जब चलाते हैं तो उसके अंदर मोटर रोटेट करती है, तो वो मोटर होती है डीसी मोटर। जो भी मोटर चार्जिंग के बाद घूमेगी वो डीसी मोटर ही हो सकती है, क्योंकि एसी पावर को स्टोर नहीं कर सकते, पावर को बैटरी की फॉर्म में स्टोर कर सकते हो ओनली इन द फॉर्म ऑफ डीसी। ठीक है, और लास्ट ऑटोमेटिक कंट्रोल, जैसे कि सर्वो मोटर, स्टेपर मोटर, तो वहां भी डीसी मोटर ही यूज की जाएगी, दैट इज ऑटोमेटिक कंट्रोल। ठीक है, तो यहां चाहो तो फीडबैक कंट्रोल लूप भी जनरेट कर सकते हो, जिससे कि सिस्टम की एक्यूरेसी बढ़ाई जा सकती है। बहुत बार कंट्रोल सिस्टम में भी हम लोग स्टडी करते हैं स्पीड कंट्रोल ऑफ डीसी मोटर, तो वहां एक फीडबैक कंट्रोल सिस्टम बनाते हैं। तो देखो ये तो बिल्कुल बेसिक बात हुई कि डीसी मशीन का एप्लीकेशन कहां होता है, जिसमें मैंने बताया जनरेटर का एप्लीकेशन काफी कम होता है, ज्यादातर एप्लीकेशन किसका होता है? मोटर का। अब देखो ये चैप्टर जब हम पढ़ेंगे तो सबसे पहले मैं बात शुरू करूंगा कंस्ट्रक्शन से। पूरा एक एक चीज समझेंगे कि डीसी मशीन कंस्ट्रक्ट कैसे हुई, हर चीज का पर्पस क्या था, कि कोई भी एलिमेंट मशीन के अंदर किस रीजन से लगाया गया। ठीक है, एकदम बेसिक से, जीरो से हम लोग स्टार्ट करेंगे। इसीलिए अगर आपको पहले कुछ भी आइडिया नहीं है रोटेटिंग मशीन के बारे में, तो भी कोई घबराने वाली बात नहीं है, एक एक चीज बिल्कुल बेसिक से समझ आएगी। ठीक है, तो पहले हम बात कर रहे हैं बेसिक्स ऑफ रोटेटिंग मशीन्स। कुछ एक बेसिक चीजें, ये बेसिक लगातार अपने चलते रहेंगे तीनों मशीन के अंदर, बट कुछ स्टार्टिंग पॉइंट। अब देखो पिछले चैप्टर के अंदर भी मैंने एक चीज बताई थी कि कोई भी रोटेटिंग मशीन के अंदर दो पार्ट्स होते हैं, एक पार्ट जो स्टेशनरी रहता है और एक पार्ट जो रोटेटिंग होता है। तो हम क्या जानते हैं कंस्ट्रक्शन वाइज कि दो पार्ट्स होते हैं, स्टेटर एंड रोटर। स्टेटर रिमेन्स स्टेशनरी एंड रोटर रोटेट्स। तो रोटेटिंग मशीन के अंदर हमेशा दो पार्ट्स होते हैं। अब जैसे कि देखो ट्रांसफॉर्मर के अंदर दो कॉइल्स थी, दो वाइंडिंग थी, एक प्राइमरी और एक सेकेंडरी, ऐसे ही रोटेटिंग मशीन के अंदर भी दो वाइंडिंग होती हैं, हमेशा दो वाइंडिंग्स बताई जाती हैं, फील्ड वाइंडिंग और आर्मेचर वाइंडिंग। अब देखो ट्रांसफॉर्मर में क्या था कि प्राइमरी जो थी वही फ्लक्स भी बनाती है और वही सोर्स से करंट भी लेती है, लेकिन रोटेटिंग मशीन में ना ये टास्क जो है अलग अलग कर दिया जाता है। टास्क अलग अलग कैसे कर देते हैं कि एक वाइंडिंग फ्लक्स बनाएगी तो दूसरी वाइंडिंग सोर्स का करंट कैरी करेगी। तो फील्ड वाइंडिंग का काम क्या होता है, इट
प्रोड्यूसेस फ्लक्स। हमने ये चीज देखी थी पिछले चैप्टर के अंदर कि बिना मैग्नेटिक फील्ड के कोई रोटेटिंग मशीन नहीं चल सकती, तो मैग्नेटिक फील्ड बनाने की जिम्मेदारी किसकी है? फील्ड वाइंडिंग की। और आर्मेचर वाइंडिंग क्या करती है? कैरीज करंट फ्रॉम सोर्स या डिलीवर्स करंट टू लोड। दो काम कर सकती है, या तो सोर्स से करंट लेके आएगी या लोड तक करंट लेकर के जाएगी। सोर्स से करंट किस केस में लाएगी? मोटर के केस में। लोड को करंट किस केस में देगी? जनरेटर के केस में। ठीक है, तो फील्ड वाइंडिंग फ्लक्स बनाएगी और एक्चुअल करंट जो यूजफुल करंट है वो कौन कैरी करेगा? हमारा आर्मेचर वाइंडिंग। अब क्या होता है, दोनों में से एक वाइंडिंग स्टेटर पे रखी जाती है और एक वाइंडिंग रोटर पे। ठीक है, लेकिन कौन सी वाइंडिंग कहां रखी जाएगी मशीन टू मशीन वैरी हो सकता है। जैसे कि अगर हम बात करें डीसी मशीन्स के अंदर, अगर मैं डीसी मशीन की स्पेसिफिकली बात करूं तो डीसी मशीन के अंदर क्या होता है, ये जो फील्ड वाइंडिंग है ये स्टेटर पे रखी जाती है और जो हमारी आर्मेचर वाइंडिंग है ये रोटर पे रखी जाती है। ऐसा क्यों किया जाता है? जब हम वर्किंग पढ़ेंगे तो ये बहुत अच्छे से बात समझ आएगी कि फील्ड वाइंडिंग स्टेटर पे क्यों और आर्मेचर वाइंडिंग रोटर पे क्यों। जबकि पता है हमें ज्यादा बेनिफिट तब होता है जब आर्मेचर वाइंडिंग स्टेटर पे रखी जाए। तब भी डीसी मशीन में कंस्ट्रक्शन जस्ट उल्टी ली गई, आर्मेचर वाइंडिंग किस पे रखी गई? रोटर पे। उसका सिंपल सा रीजन ये समझो कि आर्मेचर वाइंडिंग स्टेटर पे क्यों होनी चाहिए। आर्मेचर वाइंडिंग सोर्स या लोड का करंट ले जाती है। सोर्स या लोड का करंट ले जाने का मतलब है बहुत हाई करंट कैरी करती है, और फील्ड वाइंडिंग तो सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड बना रही है तो काफी कम करंट कैरी करती है। तो यानी कि हम ये भी कह सकते हैं कि फील्ड वाइंडिंग का करंट इज लेस देन आर्मेचर करंट। कई बार इक्वल टू भी होता है जो कि सीरीज मशीन में होता है, अभी उसकी बात छोड़ो। बट फील्ड वाइंडिंग जो होती है ना लो पावर होती है, आर्मेचर वाइंडिंग होती है हाई पावर। इसीलिए होता क्या है कि आर्मेचर वाइंडिंग में ज्यादा लॉसेस, ज्यादा हीटिंग प्रोड्यूस होती है और फील्ड वाइंडिंग की हीटिंग कम होती है। अगर फील्ड वाइंडिंग की हीटिंग कम होगी और आर्मेचर की ज्यादा, तो आर्मेचर को कायदे से स्टेटर पे रखना चाहिए क्योंकि स्टेशनरी पार्ट को कूल डाउन करना आसान रहेगा। मैं बोल रहा हूं आर्मेचर वाइंडिंग ज्यादा हीट प्रोड्यूस करेगी, तो कूलिंग किसकी आसान है? रुकी हुई पार्ट की या फिर चलते हुए पार्ट की? तो कूलिंग इजी हमेशा पड़ेगी स्टेशनरी पार्ट की। बट ये सब बातें बाद के लिए, सिंक्रोनस में मैं सारे पॉइंट तुम्हें बताऊंगा कि क्यों फील्ड वाइंडिंग को रोटर पे रखना चाहिए और आर्मेचर वाइंडिंग को स्टेटर पे। अभी के लिए ये ध्यान दो कि डीसी मशीन में जस्ट उल्टा किया गया, फील्ड वाइंडिंग स्टेटर और आर्मेचर वाइंडिंग रोटर। उसका पर्पस आगे देखेंगे। ठीक है, मेरी बात यहां तक क्लियर है? ये हर रोटेटिंग मशीन के अंदर कॉमन है कि दो पार्ट होंगे कंस्ट्रक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से, स्टेटर रोटर, दो वाइंडिंग होगी फील्ड और आर्मेचर। अब देखो क्या होता है कि जब एसी मशीन की बात आती है तो एसी मशीन और डीसी मशीन में क्या फर्क आ जाता है। एसी मशीन में यूज होती है कलेक्टर रिंग, या इसको स्लिप रिंग भी बोलते हैं, प्लस ब्रशेस। ब्रशेस के बारे में मैंने सबसे पहले चैप्टर में बात की थी कि ब्रशेस को कार्बन से बनाना चाहिए बिकॉज इट हैज नेगेटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट, इट्स सरफेस इज स्मूथ, सो फ्रिक्शन इज रिड्यूस्ड। और डीसी मशीन की जब बात करते हो तो इसमें क्या चेंज आता है एसी मशीन्स के मुकाबले? यहां हम लोग लेते हैं कम्यूटेटर, या जिसको एक और नाम से जानते हो स्प्लिट रिंग, प्लस ब्रश। ठीक है, तो एक मेजर चेंज आता है कि स्लिप रिंग और स्प्लिट रिंग क्या होती हैं दोनों?
जब वर्किंग देखेंगे तो ये बहुत अच्छे से समझ आएगा कि दोनों में क्या डिफरेंस आता है। ठीक है, अभी जब ये चीजें हम लोग ड्रॉ करेंगे ना डायग्राम्स, तो भी ये चीज बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगी। अभी इसके बारे में मैं ज्यादा बात नहीं कर रहा हूं। अब देखो क्या होता है, एक चीज मैंने लास्ट चैप्टर के अंदर भी बताई थी कि स्टेटर और रोटर के बीच में ना हमेशा एक एयर गैप देना जरूरी होता है। एयर गैप देने का रीजन ये भी होता है कि रोटर को अगर घूमना है, अगर वो स्टेटर को टच करेगा तो वो घूम नहीं पाएगा, क्योंकि उसे क्या ऑफर होगा, फ्रिक्शन। तो रोटर को अगर स्मूथली घूमना है तो इट मस्ट नॉट बी इन कॉन्टेक्ट विद स्टेटर, देयर मस्ट ऑलवेज बी एन एयर गैप बिटवीन स्टेटर एंड रोटर। तो एक पॉइंट ये लिखना, देयर इज ऑलवेज अ स्मॉल एयर गैप, देयर इज ऑलवेज अ स्मॉल एयर गैप between stator and rotor, between stator and rotor, which is provided so that, which is provided so that rotor can rotate smoothly, rotor can rotate smoothly without experiencing any friction, without experiencing any friction from the stator, without experiencing any friction from the stator। ठीक है, अब एयर गैप हर मशीन के अंदर होता है, तो अगर सीधा मैं कंपैरिजन लिखूं तो एयर गैप का कंपैरिजन क्या है, सबसे ज्यादा एयर गैप होता है सेलिएंट पोल सिंक्रोनस मशीन के अंदर। ठीक है, इससे कम डीसी मशीन के अंदर, उससे भी कम सिलेंड्रिकल रोटर सिंक्रोनस मशीन के अंदर। ठीक है, और इससे भी कम स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर के अंदर, सबसे कम स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर के अंदर। ठीक है, ये सारी मशीन हम आगे पढ़ने वाले हैं, बट अगर कभी क्वेश्चन एयर गैप के बारे में पूछ लिया जाए तो एयर गैप डिक्रीजिंग ऑर्डर में ये फॉलो करता है। ठीक है, तो ऐसा मत सोचना एयर गैप का रोल बस इतना है कि रोटर आराम से घूम जाए। जब आगे आगे मैग्नेटिक फील्ड, एमएमएफ, फ्लक्स, ये सब टर्म्स पे जब हम बात करना शुरू करेंगे तो समझ आएगा कि एयर गैप कितना इंपॉर्टेंट पार्ट होता है एक मशीन का, एक रोटेटिंग मशीन का। ठीक है, ट्रांसफॉर्मर जब तक हमने पढ़ा, जब तक कोई एयर गैप के बारे में बात नहीं की गई, क्योंकि ट्रांसफॉर्मर में पूरा रास्ता फ्लक्स का आयरन से पास होता है, वहां कोई एयर गैप नहीं आता। बट लेकिन जब रोटेटिंग मशीन आएंगी तो स्टेटर का फ्लक्स रोटर तक तो पहुंचेगा एयर गैप के थ्रू, ऐसे रोटर का फ्लक्स स्टेटर तक पहुंचेगा एयर गैप के थ्रू। अब देखो, अगर हम सबसे पहले डीसी जनरेटर की बात करें तो पहले लिखना क्लासिफिकेशन ऑफ डीसी जनरेटर, क्लासिफिकेशन ऑफ डीसी जनरेटर बेस्ड ऑन पोल्स, क्लासिफिकेशन ऑफ डीसी जनरेटर बेस्ड ऑन पोल्स। अब देखो क्या होता है, दो तरह के डीसी जनरेटर हो सकते हैं पोल्स के हिसाब से। पहला होता है हेट्रोपोलर डीसी जनरेटर। ठीक है, और दूसरा हमारा होता है, ऐसे ना टेबल की फॉर्म में ही बना लेना, होमोपोलर डीसी जनरेटर। अब हेट्रोपोलर का क्या मतलब है, ये चीज समझना। जैसे मान लो चार पोल्स लेने वाले हो, तो पोल्स जो है ना अलग अलग टाइप के लेते हैं। हेट्रो माने डिफरेंट, नॉर्थ साउथ, फिर से नॉर्थ, फिर से साउथ। ऐसा मत सोचना कि नॉर्थ और साउथ अपोजिट होने चाहिए, है कैसे देखो, एक्चुअल में ना ये पूरा एक मैग्नेट है इस टाइप से। ठीक है, चाहे तो आगे भी एक्सटेंड कर सकते हो, बट अभी के लिए समझो चार पोल हैं जिसमें कि दो नॉर्थ हैं और दो साउथ। अब देखो, मान लो यहां पे कि एक कंडक्टर है हमारा, इसका मुझे ईएमएफ ऑब्जर्व करना है।
अब ये मान लो कि ये रोटेट ऐसे हो रहा है क्लॉकवाइज, ठीक है। एक्स वाई जेड बना लेता हूं मैं। अभी देखो जब कंडक्टर टॉप मोस्ट पोजीशन पे है तो इसका वेलोसिटी y में है और इसकी मैग्नेटिक फील्ड किस डायरेक्शन में है, माइनस जेड में है ना, नॉर्थ से बाहर की तरफ आ जाती है तो माइनस जेड में आएगी। अब हमें क्या पता है ईएमएफ की पोलैरिटी कैसे निकलती है, v क्रॉस b से, और ईएमएफ होता है v क्रॉस b डॉट dl। v क्रॉस b करना है, वेलोसिटी देखो y में है, मैग्नेटिक फील्ड माइनस जेड में है, y क्रॉस माइनस जेड क्या आएगा बताओ, y क्रॉस माइनस जेड आएगा x, सॉरी माइनस x माने अंदर की तरफ तो क्रॉस, ये आ गया। अब थोड़ी देर बाद ये कंडक्टर घूम के आ जाएगा यहां पे, यहां आ जाएगा ना थोड़ी देर बाद, तब इसकी वेलोसिटी होगी नीचे की तरफ, मैग्नेटिक फील्ड होगी अंदर की तरफ। अब मैग्नेटिक फील्ड देखो किसमें है, y में है, वेलोसिटी माइनस जेड, तो माइनस जेड क्रॉस y, अब ये हो गया x, तो ईएमएफ बाहर की तरफ आ गया यानी कि डॉट। तो जब नॉर्थ के नीचे था तो क्रॉस आ रहा था, साउथ के नीचे आया तो क्या आ गया डॉट, वापस नॉर्थ के नीचे आएगा तो क्रॉस, वापस साउथ के नीचे डॉट। देखो कुछ भी नहीं करना, टेंजेंशियल बना लेना वेलोसिटी, मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ से बाहर की तरफ और साउथ से अंदर की तरफ, और फिर क्या करना है v क्रॉस b, ठीक है। इसका मतलब जैसे जैसे ये कंडक्टर घूमेगा, अगर क्रॉस को पॉजिटिव मान रहे हो तो पहले क्रॉस फिर डॉट फिर क्रॉस फिर डॉट, इस तरह से। यहां पे हमने माना कि क्रॉस है फिर डॉट है फिर क्रॉस है फिर डॉट है, इस तरह से चलेगा, ठीक है। तो ये नॉर्थ के नीचे, ये साउथ, ये नॉर्थ, ये साउथ और फिर से नॉर्थ, इस तरह से चलने वाला है ना। यानी जो ईएमएफ बनने वाला है कंडक्टर के अंदर, या वोल्टेज जो डेवलप होने वाली है वो कैसी आ रही है, ऑल्टरनेटिंग, जबकि चाहिए कैसी, डीसी। यानी इंड्यूस जो वोल्टेज हो रही है वो हो रही है एसी, बट वी वांट टू प्रोड्यूस डीसी, तो इस एसी को डीसी में कन्वर्ट करना पड़ेगा। अब ऐसा मत सोचना रेक्टिफायर लगाएंगे, ये हम आगे देखेंगे कि कम्यूटेटर की मदद से इस एसी को डीसी बनाया जाता है। अब ये होमोपोलर क्या चीज है, होमोपोलर में अलग अलग तरह के पोल ना लेके एक ही तरह के चारों पोल लिए जाते हैं, ठीक है। यानी चार अलग अलग मैग्नेट लेने हैं तुम्हें, जैसे पहले मैंने बताया था ना, ये नॉर्थ साउथ एक मैग्नेट के, नॉर्थ साउथ एक मैग्नेट के, तो यहां कितने मैग्नेट हैं एक्चुअल में, यहां है 2 मैग्नेट्स, लेकिन यहां बस मैंने नॉर्थ नॉर्थ दिखाया है, मोनोपोल तो एग्जिस्ट नहीं करता ना, सिर्फ नॉर्थ पोल तो हो नहीं सकता, यानी इसके पीछे कहीं क्या होगा, साउथ पोल। तो यहां है अपने पास 4 मैग्नेट्स। अब देखो कोई कंडक्टर फिर से ऐसे ही है जो क्लॉकवाइज घूम रहा है, अब नॉर्थ के नीचे क्या दिखाओगे, क्रॉस, वापस जब अगली बार नॉर्थ के नीचे आएगा फिर से क्या होगा, क्रॉस, तो इस बार ये डॉट पे नहीं जाएगा। सेम वे में अगर चारों पोल साउथ ले लेते, चारों पोल अगर साउथ होते, नॉर्थ होता ही नहीं, तब क्या होता, साउथ के नीचे डॉट आता, फिर जब ये दोबारा साउथ के नीचे होता फिर डॉट आता, यानी तब ईएमएफ की पोलैरिटी रिवर्स नहीं होती, जब लगातार उसे साउथ साउथ पोल मिलेंगे तो डॉट में रहेगा, लगातार अगर नॉर्थ पोल मिलेंगे तो क्रॉस में रहेगा। अब जो है ना, ये चीज रट मत लेना कि नॉर्थ के नीचे क्रॉस आता है साउथ के नीचे डॉट आता है, याद रखना तो इतना रखना कि मोशनल ईएमएफ v क्रॉस b से आता है, तो वेलोसिटी देखनी है, b देखना है, और उससे क्या आ जाएगा, ईएमएफ। क्योंकि अगर देखो मैं इसकी रोटेशन पलट दूं ना, क्लॉकवाइज की जगह एंटी क्लॉकवाइज कर दूं, तो ये डॉट क्रॉस एक्सचेंज हो जाएंगे,
इसीलिए कह रहा हूं याद मत करो डॉट या क्रॉस, याद क्या करोगे, V क्रॉस B। अब इसका क्या मतलब हुआ, देखो क्रॉस को पॉजिटिव माना था ना हमने, इसका मतलब है जब ईएमएफ प्लॉट करोगे तो नेगेटिव जाएगा ही नहीं, क्रॉस की वजह से किस में रहेगा, पॉजिटिव में। और डॉट को नेगेटिव माना था यानी ईएमएफ यहां पॉजिटिव जाएगा ही नहीं, डॉट का मतलब कैसे रहेगा, नेगेटिव में। ठीक है, ऐसे ही बनेगा ना ईएमएफ। तो इसका क्या मतलब हुआ कि ईएमएफ की पोलैरिटी रिवर्स नहीं हो रही। और डीसी का मतलब क्या होता है, डायरेक्ट करंट का मतलब क्या होता है, वेयर द पोलैरिटी ऑफ करंट डज नॉट रिवर्स, जहां रिवर्स ना हो उसी को कहते हैं डीसी। मेरी बात समझ आ रही है, डीसी माने देयर शुड बी नो रिवर्सल ऑफ करंट और वोल्टेज। तो एक पॉइंट लिखना, पहले हेट्रोपोलर के नीचे लिखो, द ईएमएफ इंड्यूस्ड इन एनी कंडक्टर, the EMF induced in any conductor is AC, is AC। होमोपोलर के नीचे लिखो, EMF induced in a conductor is DC, EMF induced in a conductor is DC। अगला पॉइंट, हेट्रोपोलर में लेस नंबर ऑफ मैग्नेट्स आर रिक्वायर्ड, लेस नंबर ऑफ मैग्नेट्स आर रिक्वायर्ड, और होमोपोलर में मोर नंबर ऑफ मैग्नेट्स आर रिक्वायर्ड, मोर नंबर ऑफ मैग्नेट्स आर रिक्वायर्ड। अगला हेट्रोपोलर, कम्यूटेटर इज रिक्वायर्ड, कम्यूटेटर इज रिक्वायर्ड फॉर कन्वर्जन ऑफ AC टू DC, कम्यूटेटर इज रिक्वायर्ड फॉर कन्वर्जन ऑफ AC टू DC। और होमोपोलर, नो कम्यूटेटर इज रिक्वायर्ड, नो कम्यूटेटर इज रिक्वायर्ड। ठीक है, अगला हिस्टेरेसिस लॉस, हेट्रोपोलर में हिस्टेरेसिस लॉस ड्यू टू, हिस्टेरेसिस लॉस ड्यू टू मैग्नेटिक रिवर्सल, ड्यू टू मैग्नेटिक रिवर्सल। होमोपोलर, नो हिस्टेरेसिस लॉस, नो हिस्टेरेसिस लॉस ड्यू टू एब्सेंस ऑफ मैग्नेटिक रिवर्सल, नो हिस्टेरेसिस लॉस ड्यू टू एब्सेंस ऑफ मैग्नेटिक रिवर्सल। कहने का मतलब देखो हिस्टेरेसिस लॉस आता क्यों है, जब कोई डाइपोल को ऑल्टरनेटिंग मैग्नेटिक फील्ड मिलती है तो हर आधी साइकिल बाद रिवर्स हो जाता है। अब यहां कभी मैग्नेट या ये कह दो ये जो रोटर है कभी नॉर्थ के नीचे तो कभी साउथ के नीचे, तो रोटर के अंदर के जो डाइपोल्स हैं वो बार बार रिवर्स होंगे क्योंकि उनके अक्रॉस मैग्नेटिक फील्ड क्या हो रही है, रिवर्स। इधर लगातार नॉर्थ ही नॉर्थ पोल है तो डाइपोल को रिवर्स होने की जरूरत नहीं पड़ती। किसका डाइपोल, रोटर का। रोटर के डाइपोल को जब स्टेटर की मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाए, अगर बार बार मैग्नेटिक फील्ड पलटेगी तो डाइपोल भी पलटेगा, तो वहां से आएगा हिस्टेरेसिस लॉस। अगर मैग्नेटिक फील्ड रिवर्स ही ना हो तो डाइपोल भी रिवर्स नहीं होगा, तो देयर विल बी नो हिस्टेरेसिस लॉस। लास्ट पॉइंट, हेट्रोपोलर में लेस कॉस्ट, लेस कॉस्ट, होमोपोलर में हाई कॉस्ट, हाई कॉस्ट। ठीक है, ज्यादा मैग्नेट्स की वजह से। इसीलिए देखो यूज क्या करते हैं ना, यूज हेट्रोपोलर ही करते हैं। ये जो होमोपोलर है ये तो हमने कंसेप्चुअली सोचा कि अगर डीसी बनाना ही है तो क्यों ना सारे पोल्स एक ही नेचर के ले लिए जाए, तो यूज हेट्रोपोलर करेंगे और उसमें हमें ये देखना होगा कि कैसे एसी से डीसी में आ सकते हैं। और उसका मैंने बताया अभी किस तरह से आ सकते हो, बाय यूज ऑफ कम्यूटेटर। अब देखो हम एसी और डीसी मशीन के प्रिंसिपल की बात करेंगे, तो अगला लिख लेना, प्रिंसिपल ऑफ ऑपरेशन, प्रिंसिपल ऑफ ऑपरेशन ऑफ एसी एंड डीसी मशीन, प्रिंसिपल ऑफ ऑपरेशन ऑफ एसी एंड डीसी मशीन। इसके अंदर पहला लिखो एसी जनरेटर, एसी जनरेटर ब्रैकेट में लिखना स्लिप रिंग प्लस ब्रशेस, एसी जनरेटर स्लिप रिंग प्लस ब्रशेस। ठीक है, अब इसके अंदर हमें स्लिप रिंग और ब्रशेस का यूज करना है। तो देखो सबसे पहले
दो मैग्नेट्स मैं ले रहा हूं, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। एक कॉइल में ले रहा हूं, काइंड ऑफ पीएमएमसी टाइप अरेंजमेंट मान के चलो, ठीक है। एक कॉइल के अंदर मैं अगर इसको नेम दे दूं ए बी सी डी, ठीक है, तो इसके अंदर मैं कहता हूं दो वर्टिकल वायर हैं, एक ए बी और एक सी डी। अब ये स्लिप रिंग क्या है? देखो स्लिप रिंग का मतलब है यहां से जुड़ी हुई एक रिंग, अब यहां क्या यूज करना पड़ता है? कार्बन ब्रशेस, ये कार्बन ब्रश जो है रिंग के साथ टच हो रहा है, ठीक है। ये ब्रश हो गया B1 और ये ब्रश हो गया B2, ये रिंग हो गई R1, ये रिंग हो गई R2। तो जैसे जैसे तुम्हारे कंडक्टर घूमेंगे वैसे ही तुम्हारी रिंग भी साथ में घूमती है, बट ब्रशेस रहते हैं स्टेशनरी, ठीक है। तो स्लिप रिंग क्या है? स्लिप रिंग जो है ना कंडक्टर के साथ जुड़ी हुई है, कंडक्टर इस पे सरक नहीं सकता, कंडक्टर चिपका हुआ है। तो जब कंडक्टर घूमेगा तो रिंग घूमेगी, बट ब्रश क्या रहेगा? स्टेशनरी। अब देखें आगे, ऐसा मान लो कि इसका रोटेशन ऐसे है, यानी देखो अगर ये कॉइल ऐसे है, ये वाला हिस्सा ए बी और ये वाला हिस्सा सी डी, तो ये ए बी वाला आगे की तरफ आ रहा है और ये सी डी वाला पीछे जाना चाह रहा है। अब क्या होगा, मैं फिर से एक्स वाई जेड बना लेता हूं। देखो मैंने छोटा सा दिखा दिया एक्स वाई जेड। तो ए बी बाहर की तरफ आ रहा है, यानी इसकी वेलोसिटी किस तरफ है? इसकी वेलोसिटी है बाहर, यानी ए एक्स कैप, और इसकी वेलोसिटी अंदर जा रहा है तो माइनस ए एक्स कैप। हमारी जो मैग्नेटिक फील्ड है वो कैसे है? नॉर्थ से साउथ, यानी ए वाई कैप, ठीक है। अब मुझे पता है ईएमएफ कैसे निकलता है भाई, वेलोसिटी क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड, वी क्रॉस बी, ए एक्स क्रॉस ए वाई, यानी ए जेड माने ऊपर की तरफ, तो इसमें करंट आएगा ऊपर की तरफ, ठीक है। इसकी वेलोसिटी माइनस ए एक्स क्रॉस ए वाई माइनस ए जेड, यानी कि नीचे की तरफ। अब इस वाले कंडक्टर में सीडी में नीचे की तरफ आया तो यहां करंट नीचे आया, ये ब्रश 2 से होते हुए बाहर निकला, ए बी में ऊपर की तरफ आया तो ब्रश B1 से एंटर करेगा, तो प्लस माइनस ऐसे आ जाएंगे रेजिस्टेंस के अक्रॉस, ठीक है। तो मैंने सिर्फ क्या किया है, पहले वेलोसिटी चेक की है, फिर V क्रॉस B से करंट की डायरेक्शन निकाली है, और उसके बाद मैंने क्या किया है, उसके बाद मैंने रेजिस्टेंस में वोल्टेज डिराइव की है। अब देखो जब ये 90 डिग्री घूम जाएगा, जब घूम जाएगा तब कैसा हो जाएगा? कुछ इस तरह से, ये ए बी आ जाएगा बाहर की तरफ, सी डी चला जाएगा अंदर की तरफ। मेरी बात को समझना, ये कॉइल पहले ऐसे रखी थी, ये ए बी था और ये सी डी था। अब ये 90 डिग्री घूम गया तो ये ए बी वाला एज तुम्हें सामने दिखेगा, सी डी वाला पीछे हो जाएगा। अब ये इस तरफ जाएगा, यानी ए बी इस तरफ जाएगा और सी डी ऐसे, यानी जो ए बी की वेलोसिटी है राइट में पड़ रही है ना, यानी ए वाई कैप, और सी डी की जो वेलोसिटी है माइनस ए वाई लेफ्ट में, ठीक है। राइट में y है तो लेफ्ट में होगा माइनस y, बट मैग्नेटिक फील्ड तो ऐसे ही है नॉर्थ से साउथ। अब देखो जब ईएमएफ या करंट निकालोगे V क्रॉस B से,
ए वाई क्रॉस ए वाई 0, ऐसे ही माइनस ए वाई क्रॉस ए वाई वो भी 0, यानी नो ईएमएफ इंड्यूस्ड और नो करंट प्रोड्यूस्ड। जब कोई करंट ही नहीं आएगा तो रेजिस्टेंस के अक्रॉस वोल्टेज क्या बनेगी? 0। ठीक है, अब अगले पे आते हैं। और 90 डिग्री रोटेशन ले लो, और 90 डिग्री का मतलब टोटल हो गया 180 डिग्री। टोटल 180 डिग्री अगर रोटेशन ले लोगे तो CD आ जाएगा लेफ्ट में और AB आ जाएगा राइट में। CD कौन से रिंग से जुड़ा था भाई? R2 से जुड़ा था ना, और AB जुड़ा था R1 से। ये R1 रिंग चल रही है, और ये रिंग है R2। ये है R। अब देखो, ये पहले ऐसे था ना, AB लेफ्ट में था, CD राइट में, फिर AB आगे CD पीछे, फिर और पलट गया, यानी CD लेफ्ट और AB राइट। अब ये जो CD है ये इस तरफ जाएगा और AB पीछे की तरफ जाएगा, यानी CD की जो वेलोसिटी है वो आगे की तरफ है, तो AX कैप, और AB की वेलोसिटी है पीछे की तरफ होगी, पीछे माने माइनस AX कैप। ठीक है, बाहर की तरफ X और पीछे अंदर की तरफ माइनस X। लेकिन जो तुम्हारी मैग्नेटिक फील्ड है वो तो AY में है। अब EMF की बात कर लो, V क्रॉस B करोगे, इसीलिए AX क्रॉस AY, AX क्रॉस AY AZ, AZ माने ऊपर, फिर माइनस AX क्रॉस AY माइनस AZ यानी नीचे। अब AB से नीचे आया, CD से ऊपर गया, यानी B2 से अंदर और B1 से बाहर, तो ऐसे आएगा प्लस और माइनस। ठीक है, अब लास्ट केस में क्या होगा? और 90 डिग्री घुमा दो, और 90 डिग्री घुमा दोगे तो ऐसी ही पोजीशन आएगी, बट AB अंदर होगा और CD बाहर होगा। अगर इसको और 90 डिग्री घुमा दो तो ये जो AB है ये अंदर चला गया और CD आ गया बाहर। अगेन वोल्टेज जो बनेगी वो 0 ही बनेगी। तो ये भी लिख लेना, या तो लास्ट केस में यहां पे दिखा भी देता हूं कि चेंज क्या आएगा ना, बस ये AB और CD एक्सचेंज हो जाएंगे, यानी यहां पे अब की बार बनेगा बाहर की तरफ CD और इधर AB। अगेन आउटपुट ये सेम बनेगा 0, बस CD और AB एक्सचेंज हो जाएंगे। ठीक है, अब देखो सबसे पहले क्या आया आउटपुट पे? माइनस प्लस, फिर 0, फिर प्लस माइनस और फिर वापस 0, यानी आउटपुट पे जो वोल्टेज की पोलैरिटी आ रही है वो बार बार रिवर्स हो रही है। एक बार माइनस प्लस है तो एक बार है प्लस और माइनस। इसका मतलब आउटपुट पे जो वोल्टेज है वो कैसी है? AC बोलोगे या DC? उसे हम बोलेंगे AC इन नेचर। तो इसमें लिखना the voltage polarity across output resistance, the voltage polarity across output resistance reverses after half cycle, reverses after half cycle, hence AC voltage is being produced, hence AC voltage is being प्रोड्यूस। DC यहां नहीं मिल रहा है। ठीक है, अब देखो बात यह आती है कि EMF अगर इस सिस्टम में निकालना होता तो कैसे निकालते? EMF के लिए क्या किया जा सकता है? d∅dt कर सकते हो, V क्रॉस B कर सकते हो। मान लो d∅dt से जाना है,
तो फाई क्या होता है, बी डॉट डी एस। बी किस डायरेक्शन में है, तो हमें डीएस वेक्टर भी किस में चाहिए, ए वाई में ही चाहिए ना, तभी तो डॉट प्रोडक्ट नॉन जीरो आएगा। कोई भी दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट नॉन जीरो तब हो सकता है जब वो दोनों सेम डायरेक्शन में, अगर परपेंडिकुलर हुए तो डॉट प्रोडक्ट जीरो। इसका मतलब एरिया का कंपोनेंट लेना है, बट कैसे, परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड। अभी देखो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे जा रही है राइट में, ध्यान से समझना। देखो ये ब्लैक मार्कर जो है ना, ये मैग्नेटिक फील्ड बता रहा है, और कॉइल ऐसे रखी है, तो कॉइल जो है वो मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल है, यानी मैग्नेटिक फील्ड कॉइल को कट नहीं करती। कट नहीं करती तो फ्लक्स क्या रहा, जीरो। कॉइल में तो कोई फ्लक्स गया ही नहीं ना, कॉइल में फ्लक्स तब जाता जब कोई मैग्नेटिक फील्ड इससे पास करती। अभी मैग्नेटिक फील्ड ऐसे सीधा निकल गई, कॉइल ऐसे रखी हुई थी, तो यानी फ्लक्स क्या रहा, जीरो। अब मैं कह रहा हूं जब ये 90 डिग्री घूम गई थी तो कॉइल ऐसे हो गई थी, मैग्नेटिक फील्ड तो ऐसे ही थी, अब ये पूरी इससे पास हो रही है, तो फ्लक्स क्या होगा, मैक्सिमम। तो मैं देखो कैसे लिख देता हूं, बी ए साइन थीटा, यानी इनिशियली थीटा जब जीरो था तो फ्लक्स था जीरो, 90 डिग्री घूमने के बाद फ्लक्स हो गया मैक्सिमम, क्योंकि जीरो पे साइन जीरो जीरो होता है, साइन 90 1 होता है। बात मेरी समझ आई। एरिया जब पैरेलल था मैग्नेटिक फील्ड के तो फ्लक्स आ रहा था जीरो, जब एरिया इसके परपेंडिकुलर हो गया तो फ्लक्स आ गया मैक्सिमम। लेकिन अब ये मान लो ये वाला जो पोजीशन है कॉइल का, ये ओमेगा टी जीरो पे है, यानी टी जीरो पे है। टी जीरो पे कॉइल कैसे है, इस टाइप से, और मैग्नेटिक फील्ड राइट में है। अब मैं कह रहा हूं 90 डिग्री माने ओमेगा टी 90, तो मैं ये कह रहा हूं जो थीटा है ये कुछ भी नहीं है, ये ओमेगा टी है, यानी फ्लक्स क्या है, बी ए साइन ओमेगा टी। मेरी बात क्लियर हुई। मैंने बोला जब कॉइल सीधी रखी थी, मैग्नेटिक फील्ड भी इस डायरेक्शन में, तो फ्लक्स था जीरो, इसको मैंने टाइम जीरो मान लिया, टी जीरो। जब एंगल 90 हुआ तो मैंने बोल दिया ओमेगा टी 90, तो मैं क्या बोल रहा हूं, थीटा किसके बराबर है, ओमेगा टी के। जीरो पॉइंट पे जीरो आएगा, ओमेगा टी 90 रख दोगे तो एंगल 90 आएगा। अब ईएमएफ कैसे लिख सकते हो, डी फाई बाई डी टी, यानी ओमेगा बी ए कॉस ओमेगा टी। इसका मतलब ईएमएफ वर्सेस टाइम का ग्राफ कैसा आ गया, ये आ गया कोसाइन वाला ग्राफ, ठीक है। तो ईएमएफ कैसा बन जाएगा यहां पे, एसी। इस टाइप के क्वेश्चन जो है ना तुम्हारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में काफी ज्यादा देखे जाते हैं। उसमें होता क्या है, इसी टाइप से तुम्हें फ्लक्स की इक्वेशन बना के तुम्हें क्या निकालना पड़ता है, ईएमएफ। यहां मैंने एन डी फाई बाई डी टी नहीं लिया, एक ही टर्न ले रहा हूं, अगर एन टर्न्स होते तो एन डी फाई बाई डी टी लिया जाता। बात मेरी क्लियर हुई। मैंने क्या बोला, एरिया का कंपोनेंट निकालना है जो मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर हो। पहले एरिया ऐसे था, पैरेलल था, फिर परपेंडिकुलर हुआ तो मैग्नेटिक फील्ड इसे पूरा कट कर रही थी, तो इस हिसाब से हम लोगों ने क्या लिख दिया कि एरिया साइन थीटा, ठीक है ना। तो ये बात क्लियर होती है कि स्लिप रिंग का पर्पस क्या है, स्लिप रिंग कंडक्टर से जुड़ी रहती है, कंडक्टर के साथ साथ घूमती है, और ब्रश रहता है स्टेशनरी, तो लोड में जो भी करंट जाएगा वो ब्रशेस के थ्रू जाएगा, डायरेक्टली स्लिप रिंग के थ्रू नहीं जाता। तो बाय डिफॉल्ट ऐसे ही हेट्रोपोलर सिस्टम के अंदर जो भी ईएमएफ बनता है वो एसी बनता है, लेकिन डीसी मशीन में हमें चाहिए क्या, डीसी। उसका एक रास्ता या तो होमोपोलर ले लो, या दूसरा रास्ता क्या है कि एसी को डीसी में कन्वर्ट कर दो, और उसी के लिए हमारा क्या आता है, कम्यूटेटर या फिर स्प्लिट रिंग, ठीक है। तो कम्यूटेटर और स्प्लिट रिंग के बारे में बात करेंगे अगले वीडियो के अंदर, वहां मैं आपको बताऊंगा डीसी जनरेटर कैसे चलता है, और ऐसे ही डीसी और एसी मोटर कैसे काम करती है। तो बेसिक वर्किंग प्रिंसिपल क्लियर होने के बाद ही हम लोग डीसी मशीन डिटेल में पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो इस वीडियो के अंदर इतना ही, थैंक यू।